हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आर्य भाषा और पाली भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटकर देखा है। प्रथम प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है। प्राक पूर्वकृत प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा। द्वितीय प्राकृत कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। हेमचंद ने लिखा है, प्रकृति संस्कृत तत्र भव तत् आगत वा प्राकृतम अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्य भाषा के रूप में प्रचलित रही। प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली थी। प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृत को कहा जाता है। प्राकृत की तृतीय अवस्था अपभ्रंश है। प्राकृत की विशेषताएं। ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो बातें पाली से अलग हैं वे इस प्रकार हैं। विसर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन उकारांत शब्दों में परिवर्तित होने लगे। उदाहरण के लिए वीर, वीरो, प्रश्न, पहो, देव, देवो। पाली में या व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्राय या समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जा प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए यश, जस, यह, जो। पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वित्वकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। प्राकृत में पहली बार इसे अलग चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वित्वीकृत रूप में प्राप्त व्यंजनों का भी मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के स्थान पर वह स्वर से युक्त होकर दीर्घ रूप में व्यक्त होने लगा। उदाहरण के लिए मृत्यु, मिच्चु, मिच, जीवा, जीभा और जीभ। क्षतिपूरक दीर्घकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी। व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत में प्रसर्गों का विकास पाली की तुलना में काफ़ी अलग स्तर पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए इस काल में कय, करके तथा मध्य प्रसर्ग दिखते हैं जो आगे चलकर का, के, की और में के रूप में विकसित हुए। प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्ति। शब्दकोशीय प्रवृत्ति के स्तर पर जो मूल विशेषता इस काल में दिखती है वह यह है कि संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया में जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुनः तत्समीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो गई। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि संस्कृत से सरल किए गए कई शब्दों को ध्वनि साम्य के कारण अन्य शब्दों से अलग करना मुश्किल हो गया। शब्दों के पूर्ण तत्समीकरण की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए उचित और उदित दोनों शब्द सरल होकर उदित हो गए, अतः अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए पुनः तत्समीकरण करना पड़ा। इसी प्रकार अति से अयि हो गया था और निरर्थक होने के कारण इसे पुनः परिवर्तित करके अति करना पड़ा। प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय। विद्वान भरत मुनि ग्रंथ नाट्यशास्त्र
प्राकृत के भेद बताएं। मुख्यतः प्राकृत मगधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी या सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्री। गौड़ विभाषा में साबरी, अभीरी, चांडाली, सच्चरी, द्राविणी, उद्रजा, बनेचरी। बरूची के अनुसार प्राकृत प्रकाश में इनका ग्रंथ है। इसमें सौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मगधी प्राकृत, पैसाची प्राकृत दिया गया है। हेमचंद्र, इसका प्राकृत व्याकरण, इसमें आरसी, अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश। चूलिका पैसाची को दंडी ने भूतभाषा कहा है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश मध्यकालीन आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीरी, अभिरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। वाक्यपदियम में भर्तृहरि ने बताया है कि सर्वप्रथम व्याधि ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याधि का ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है। वहीं पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रामाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड 6ठी सदी में अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन विक्रमी संवत 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो दिया गया है। विद्वानों के द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। आचार्य दंडी ने अभीरों की भाषा या अभीर कहा है। भरतमुनि ने अभीरोक्ति, बांग भट्ट और हेमचंद ने ग्राम भाषा। किथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों तथा गुर्जरों से माना है। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषा का उल्लेख किया है उनमें अपभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। ग्रियर्सन, पिसेले, भंडारकर, चटर्जी, बुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा में अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ये डॉक्टर याकोबी ने इसे संपादन किया था, याद रखना ये। इसे अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद बताए गए हैं, वो आपको देखना है। विद्वान कौन कौन है? नामी साधु, मार्कंडेय, याकोबी, तगारे, नामवर सिंह। उनकी पुस्तक है मार्कंडेय की प्राकृत सर्वस्व, याकोबी की संत कुमार चर्यू की भूमिका। अपभ्रंश के ये भेद दिए गए हैं। नामी साधु ने उपनागर, अभीरी, ग्राम्या। मार्कंडेय के अनुसार नागर, उपनागर, प्राचड़। याकोबी के अनुसार पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी भाषा। वहीं तगारे की हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह ने पूर्वी, पश्चिमी के बारे में बताया है। इनको भी कहा जाता है नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, प्राचड़ सिंध की बोली। अपभ्रंश की रचनाएं हैं पौमचर्यू 8वीं सदी, स्वयंभू की रचना है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 90 संधियां तथा 5 कांड हैं। रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य है। पौमचर्यू की 90 संधियां 5 कांड। महापुराण 10वीं सदी में लिखा गया जिसके रचयिता पुष्पदंत हैं। इसमें 120 संधियां हैं और 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है। इसमें 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को
अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसके अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रहा होगा। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से वे अपभ्रंश की 5 स्थिति स्वीकारते हैं: शौरसेनी प्राकृत, शौरसेनी अपभ्रंश; पैशाची प्राकृत, पैशाची अपभ्रंश; मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश; अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश; महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसके आगे अब हम अवहट्ट भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर में मिलता है और ये क्या है, मैथिली ग्रंथ माना जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचनाएं, इसमें अवहट्ट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट्ट माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना। अपभ्रंश का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ और अपभ्रष्ट का विकास अवहट्ट के रूप में। कुछ विद्वान इन्हें भी अवहट्ट का ग्रंथ मानते हैं। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर राउलवेल टोडा कवि की रचना है, जिसे पहली श्रृंगारिक रचना भी कहा जाता है। पुरानी प्रारंभिक हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परिवर्तित अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। 8वीं व 9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन वे निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। पवनचरियों में उदीयमान हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी पूर्वी हिंदी के बीज मिल जाते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है। आगे खड़ी बोली का दक्खनी रूप आरंभिक हिंदी के लिहाजे से अधिक परिष्कृत रहा। सरफुद्दीन बू अली 1343 ईस्वी में मृत्यु ने लिखा, सजन सकारे जाएंगे नैन मरंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कंधो न होए। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में प्राप्त होते हैं। हरदेव बहारी ने लिखा है, अतः हम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के विचार से सहमत हैं कि रोडा कविकृत राउलवेल एकमात्र ऐसी कृति है इसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। अवधी खड़ी बोली और दक्कनी किसी का भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी से पहले का उपलब्ध नहीं है और यही 3 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। एक बार आप अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध देख लो, तुलनात्मक आधार पर तुलना है अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी। काल के अंतर के आधार पर है 7वीं से 9वीं सदी, लगभग 9वीं से 11वीं सदी, 12वीं से 14वीं सदी के लगभग। ये ध्वनियों का अंतर दिया हुआ है। ए और ओ का प्रयोग, ए और ओ का अभाव कौन सी भाषा में किस तरह से उसका प्रयोग होता था, ये चार्ट आप एक बार देख लो पूरा, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा चार्ट है, एक बार देख लेना पूरा। नेक्स्ट पार्ट में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।